गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मेंस आरटीआई कॉपी को डिस्कस करूंगा। ये जो आरटीआई कॉपी है वह 63वीं बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थी इनका रैंक 25 प्राप्त हुआ था। ये 63वीं बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं और इनकी जो जीएस पेपर 1 की जो कॉपी है उसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री का एक प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। इसमें देखिएगा तो आप जीएस पेपर 1 में इनकी जो कुल मार्किंग प्राप्त हुई है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कुल 190 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो इनका सबसे अच्छे मार्क्स जिस प्रश्न में प्राप्त हुए हैं उसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें इन्हें 23 से 24 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। आज मैं इनकी कॉपी के जिस प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा वह 63वीं बीपीएससी जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 को मैं डिस्कस करूंगा। प्रश्न है उसे थंबनेल पर लिख दिया गया है। फिर से मैं प्रश्न को यहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ, आप ध्यान से प्रश्न को सुन लीजिए। प्रश्न है, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए। गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रश्न जो है वह 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन कह रहा है कि गांधी जी के आप सामाजिक विचार को बताएं, दूसरा सेक्शन कह रहा है कि गांधी जी के आप सांस्कृतिक विचार को बताएं और विचार को बताने के बाद आप उसके महत्व को वर्णन करें। महत्व को बताएं कि वर्तमान समय में गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की क्या प्रासंगिकता है और वर्तमान युग में उस थॉट पर क्या वर्तमान समय में उसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आइए इसका इनकी जो कॉपी है उसकी जो आरटीआई से कॉपी प्राप्त हुई है उसके हम लोग आंसर को देखते हैं। प्रश्न गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार और उसके महत्व से संबंधित है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, जो हमारे आंसर राइटिंग जो ग्रुप वगैरह में हमेशा जो भी प्रीवियस वीडियो डिस्कशन किया हुआ है हमने हर एक वीडियो में बताया कि हमेशा जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वह 2-3 लाइनों से ज़्यादा की इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब आप स्टार्टिंग में ही आधे पेज की इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एग्जामिनर को बोझिल प्रतीत होने लगेगा और हो सकता है कि प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में ही उनका मन जो है वह पूरी तरह ऊब जाए उत्तर को देखकर। तो हमेशा इंट्रोडक्शन को संक्षिप्त रूप में लिखिए। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है, गांधी के विभिन्न विचारों समेत सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ आज भी प्रासंगिक हैं। इनके विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विचार निम्नलिखित हैं। यानी कि इन्होंने एक सेंटेंस यानी कि 2 वाक्य का एक सेंटेंस का इन्होंने बनाया है इंट्रोडक्शन। उनमें स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। इनके निम्नलिखित प्रमुख विचार हैं। आप प्रयास करें एग्जाम में कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप इस वाक्य को लिखें कि इनके विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार निम्नलिखित हैं। इसे पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अब आते हैं गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार लिखने हैं। तो उसी के अंतर्गत जो गांधी जी के विचार हैं उनमें एक प्रमुख विचार है धर्म और राजनीति। देखिए, इस वीडियो को मैं आंसर डिस्कस करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। हमारे इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर विभिन्न अपडेट मेंस से रिलेटेड विभिन्न डेटा या विभिन्न प्रश्न वगैरह को शेयर किया जाता है। आप उसे निरंतर वहां से अपडेट को प्राप्त करें और निरंतर फॉलो करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, ऑडिटर मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा ऐसे 75 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो 67वीं बीपीएससी के लिए संभावित हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर भी तैयार किया गया है और आप सभी को 1500 रुपये में उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी मिनिमम चार्ज पर उसे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप उसे हमसे कॉन्टैक्ट करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार पर। पहला विचार है धर्म और राजनीति। महात्मा गांधी धर्म का प्रयोग राजनीति में करने के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्म नैतिकता सिखाती है और अगर धर्म का प्रयोग राजनीति में होगा तो राजनीति में भी इससे नैतिकता का समावेश होगा और राजनीति में स्वच्छता आएगी। देखिए, चूंकि
प्रश्न दो सेक्शन में है। गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार को बताना है और उसके महत्व को बताना है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि सारे विचार को एक जगह लिखें और महत्व को अंतिम में लिखें। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे विचार को डिस्कस करते जाएं, पैराग्राफ चेंज करके उसी पॉइंट के अंतर्गत आप महत्व को ही बताते चलें। तो इन्होंने यही किया है, एक पैराग्राफ में विचार को बताया और पैराग्राफ चेंज करने के बाद दूसरे पैराग्राफ में उसी पॉइंट के अंदर उन्होंने उस विचार के महत्व को ही बता दिया। तो पहला है धर्म और राजनीति। तो इन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी का जो धर्म और राजनीति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व्यू है वह यह है कि ये धर्म का प्रयोग राजनीति में भी करने के समर्थक थे। अब धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब, इनका धर्म का प्रयोग हो गया राजनीति में शुचिता का, राजनीति में नैतिकता, राजनीति में स्वच्छता। ये गांधी जी के धर्म और राजनीति के समन्वय का मुख्य सूत्रधार था, मुख्य आधार था। तो इन्होंने लिखा है कि सभी धर्म नैतिकता सिखाती है और अगर धर्म का प्रयोग हम राजनीति में करें तो राजनीति में नैतिकता का समावेश होगी, राजनीति में शुचिता आएगी और राजनीति में स्वच्छता आएगी। ये तो गांधी जी का विचार था। अब पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने महत्व को लिखा है। इन्होंने महत्व बताते हुए कहा है कि वर्तमान समय में भी राजनीति में हमें धर्म का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन हमारे नेता इसका प्रयोग समाज को बांटने और सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं। अतः अगर हम गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें तो राजनीति को स्वच्छ किया जा सकता है। अभी हमने बताया ना कि गांधी जी के जो धर्म और राजनीति का मतलब है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। उनका धर्म में जो धर्म का मतलब हो गया अपने कर्तव्य, धर्म का मतलब हो गया नैतिकता, स्वच्छता, शुचिता। तो अगर हम गांधी जी के बताए गए जो मार्ग हैं धर्म और राजनीति का समन्वय उस पर चलें तो राजनीति में स्वच्छता आएगी, राजनीति में अपराधीकरण की जो परंपरा देखने को मिल रही है उसमें कमी आएगी और राजनीति एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति की ओर हमारा देश बढ़ेगा और हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो यह है गांधी जी का धर्म और राजनीति पर विचार। अगला इन्होंने लिखा है संस्कृति पर विचार। गांधी जी का मानना था कि सभी संस्कृति में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा दूसरी संस्कृति से अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए घर का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति एक घर, देखिए हमारी घर के समान होने चाहिए, जिसके इन्होंने कहा एक एग्जाम्पल के जरिए संस्कृति को डिफाइन किया और एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति एक घर के समान होनी चाहिए जिसके दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए ताकि अच्छे गुणों का इसमें समावेश हो सके, लेकिन इतना भी हम घर के दरवाजे को खुला न रखें कि हमारा घर ही गायब हो जाए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, घर को संस्कृति से तुलना करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति जो है इससे तात्पर्य क्या निकल रहा है कि हमारी संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि एक समन्वयकारी संस्कृति हो। दूसरे देश के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग, हम दूसरे वर्ग, हर एक वर्ग संप्रदाय के लोग हमारी संस्कृति में समावेश कर सके, उन्हें हमारी संस्कृति से अपनत्व महसूस हो सके, ऐसी हमारी संस्कृति होनी चाहिए। वर्तमान समय में हम अपने संस्कृति में इन सिद्धांतों का प्रयोग अच्छे गुणों को समाहित कर सकते हैं। इससे भारत के आंतरिक माहौल के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होंगे। अगर हम दूसरे, जैसे आप देखिए एनआरसी और सीएए का जो मामला था, सीएए को आप बेसिकली देखेंगे तो इससे क्या है, दूसरे धर्म के जो दूसरे देश में आप चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जो माइनॉरिटीज के पर जो अटैक हो रहे हैं तो उन धर्म के लोगों को हमने अपने यहाँ पनाह देने की बात कही है सीएए के अंतर्गत। तो इससे क्या हो गया कि हमने दूसरे लोगों को भी अपने संस्कृति में समावेश करने की आधारशिला रखी है और ये कहीं ना कहीं गांधीयन कॉन्सेप्ट से चीजें निकलकर आ रही है। तो वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता तो स्पष्ट हो रही है। आप यहाँ पर एक लाइन उदाहरण के बाद आप जोड़ सकते थे, चूंकि 63वीं की कॉपी है, उस समय सीएए का कोई कॉन्सेप्ट उतना बड़े स्तर पे एनआरसी का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन सीएए का कॉन्सेप्ट संभवतः उस समय नहीं थी, तो इन्होंने उत्तर में शामिल नहीं किया। लेकिन अब अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप इसे सीएए का उदाहरण आप यहाँ पर समझाने के लिए आप कर सकते हो। अगला इनका विचार है शिक्षा पर विचार है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की आप शिक्षा की जब चर्चा करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी जो एक बुनियादी शिक्षा की वो चर्चा करते हैं। उनका 1937 ईस्वी में आयोजित वर्धा सम्मेलन में शिक्षा पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने सही शिक्षा के कुछ मानक बताए हैं। अब सही शिक्षा के किस प्रकार की शिक्षा को उन्होंने सही शिक्षा बताया है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा लोक कला को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए,
7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माता पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता के सानिध्य में ही रहकर बच्चे अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नैतिक कर्तव्य बच्चों का माता पिता के साथ होने चाहिए? माता पिता बच्चों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करें? अगर दोनों एक दूसरे में अलगाव रहेंगे, बच्चे कहीं और रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, माता पिता कहीं और रह रहे हैं, तो इससे दोनों के मध्य दूरियां बढ़ती जाएगी और इससे एक नैतिक और एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। यह गांधी जी का मानना था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माता पिता के साथ ही रहनी चाहिए ताकि वो स्वच्छ दिनचर्या का विकास कर सकें। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी। अब देखिएगा वर्तमान समय में भी सरकार के द्वारा मातृ शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, या फिर अब इसकी प्रासंगिकता को समझिए। इसके अलावा 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिए जाने की बात की आप देखेंगे कि जब हमारा एक मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वें संशोधन के द्वारा, मैं यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ, 86वां संविधान संशोधन 2010 में किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो कहीं ना कहीं यह गांधीवादी की अवधारणा को ही साकार करने का काम ये किया गया है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने भले ही 1937 के वर्धा सम्मेलन में अपने विचार दिए, लेकिन वे विचार आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रासंगिक है और हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक दिशा निर्देश का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने संविधान में शिक्षा पर निर्मित कई नीतियों का इसमें समावेश किया है। वर्तमान में अगर हमारी शिक्षा व्यवसाय पर आधारित होती तो बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल नहीं होती। अतः हमें इस दिशा में गांधी जी के विचार के साथ साथ समय के साथ आगे हमें बढ़नी चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि गांधीयन आइडियोलॉजी का हमें फॉलो करनी चाहिए, बल्कि गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ साथ वर्तमान समय में जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहे हैं उन दोनों के मध्य एक समन्वय बनाते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए हमें आगे चलनी चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम डेवलपमेंट कर सके और जो व्यवसाय आधारित शिक्षा उसके आधार पर हम बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर कर सके। तो यह था गांधी जी का शिक्षा पर विचार। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का विचार। बहुत महत्वपूर्ण विचार है गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर विचार। गांधी जी समानता के समर्थक थे तथा वे मानते थे कि अगर समाज में सभी जरूरत के सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी करना होगा। अगर एक कपड़ा निर्माता का पुत्र कपड़ा उद्योग को ही आगे बढ़ाता है तो इसकी कुशलता भी बढ़ेगी और इससे सामान की आपूर्ति भी बढ़ेगी। यानी कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का मतलब वर्ण व्यवस्था का कि यानी कि उस समय इसकी प्रासंगिकता में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी कुशलता भी बढ़ेगी और सामान की आपूर्ति भी बनी रहेगी। आगे इन्होंने ही कहा है कि अगर वह इस योग्य है कि अपने योगदान को समाज में और बढ़ा सकता है तो उसे अन्य व्यवसाय अपनाने की पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। यानी कि गांधी जी ने यह नहीं कहा है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अगर उसमें योग्यता है तो राजा का पुत्र राजा बन सकता है, लेकिन अगर एक क्षत्रिय और एक वैश्य समुदाय के व्यक्ति में भी योग्यता है तो वह भी राजा बनने के योग्य है। तो यह गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर इनका प्रमुख विचार है। यानी यद्यपि इन्होंने प्रारंभिक तौर पर कहा है कि एक अगर कपड़ा व्यवसायी का पुत्र हो तो वह कपड़ा व्यवसायी का ही कार्य करे तो उसमें कुशलता आएगी, क्योंकि बचपन से वह उस वातावरण में ढल चुका है, बचपन से वह उस वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन अगर उनमें आगे बढ़ने की योग्यता हो तो उसे अन्य व्यवसाय भी करने चाहिए और हमारे देश की तरक्की में योगदान दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में गांधी जी के इस बताए गए कथनों पर आगे चलकर हम समाज में व्याप्त भयंकर असमानता को दूर कर सकते हैं। तो यह गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का विचार रहा। अब जो गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है वह क्या है? सत्य और अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण विचार है। अहिंसा पर उन्होंने विचार दिया है, उसका इन्होंने सामाजिक विचार के अंतर्गत समावेश करते हुए लिखा है कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत काफी व्यापक था। अहिंसा से उनका तात्पर्य केवल मानव के प्रति अहिंसा न होकर पशु पक्षी एवं प्राणी के प्रति भी अहिंसा से था। गांधी जी सिर्फ ये नहीं कि कहते थे कि मानवों के साथ हिंसा नहीं करो, बल्कि वे पर्यावरण के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, उन्होंने कहा था कि हमें पशु पक्षियों में भी, चूंकि वे सजीव प्राणी है, पशु पक्षियों में भी जान होती है, तो उन्होंने कहा था कि हमें उनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि वे सिर्फ मानव के प्रति अहिंसा नहीं बल्कि पशु पक्षी और समस्त प्राणी जगत के प्रति, समस्त वैश्विक समुदाय के प्रति अहिंसा के वे पक्षधर थे। गांधी जी के इस विचार को अपनाकर
आज हम इस दुनिया में आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से लड़ सकते हैं। गांधी जी का विचार अपने आप में वर्तमान समय की कई सारी ऐसी समस्याओं को दूर करने में कारगर है जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौतियां बनी हुई है, जैसे नक्सलवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद की समस्या है। तो ऐसे जो असमानता देखने को मिल रही है विभिन्न राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर, उन सब समस्या को टैकल किया जा सकता है। अगला गांधी जी का प्रमुख विचार है साध्य एवं साधन का विचार। इनका जो है, गांधी जी का मानना था कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे साध्य और साधन अच्छे होने चाहिए। उनका कहना था कि हो सकता है कि हम हिंसा के मार्ग पर चलकर हम भारत को शीघ्र आज़ाद करा ले, लेकिन आज़ादी के बाद हम जिस भारत का निर्माण करना चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा। यानी कि गांधी जी ने साध्य और साधन की पवित्रता की बात की। उन्होंने कहा है कि अगर किसी हमें अच्छे साध्य को प्राप्त करना है, साध्य का मतलब होता है टारगेट, आपका साध्य वही होगा जो आपका मुख्य लक्ष्य होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो साध्य, आप चूंकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका साध्य क्या होगा, बीपीएससी को क्रैक करना आपका साध्य है। या फिर कोई एक पोस्ट एसडीएम बनना आप चाहते हैं तो यह आपका साध्य है। आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं तो यह आपका साध्य है। इसका साधन क्या होगा, आप कड़ी मेहनत करें, आप ईमानदारी से मेहनत करके, ईमानदारी से आप मेहनत करें, चीटिंग के आधार पर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करें तो यह आपका साधन होगा। यानी कि गांधी जी ने कहा है कि साध्य और साधन दोनों हमेशा पवित्र होने चाहिए। अगर आप देश की आजादी कराना चाहते हैं, यह आपका साध्य है, तो आपका साधन होना चाहिए कि आप नैतिकता के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर आप अपने देश को आजाद कराएं और आप अपने स्वच्छ साधन के आधार पर स्वच्छ साध्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने साध्य और साधन की पवित्रता की बात की है। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, वह आपका साध्य है, वह आपका पवित्र उद्देश्य है, तो आप एसडीएम बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को परास्त करते हुए, अन्य अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते हुए आप एग्जाम को क्वालिफाई करें पवित्र कड़ी मेहनत के आधार पर, तो वह आपका स्वच्छ साधन भी हो गया और स्वच्छ साध्य भी हो गया। तो गांधी जी इसके पक्षधर थे। इसे अपनाकर हम भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से वर्तमान समय में लड़ सकते हैं। तो यह गांधी जी का सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर महत्वपूर्ण विचार थे। अब निष्कर्ष का समय आता है। इन्होंने लिखा है कि समग्रतः यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचार उनके मृत्यु के 70 साल बाद भी आज भी उसी रूप में प्रासंगिक हैं। यही कारण है कि आज न केवल भारत बल्कि विश्व गांधीवादी विचारों को अपनाकर प्रगति करना चाहता है। गांधी जी के आप विचार को देखेंगे, चूंकि यह प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक विचार पर पूछे गए थे, तो अगर सामाजिक और सांस्कृतिक विचार पर फिर से अगर रिपीट होते हैं प्रश्न, तो आप इसी फॉर्मेट में आप आंसर को लिखेंगे। एक पैराग्राफ में आप उनका आइडियोलॉजी को लिखिए, तुरंत उसी पॉइंट के अंतर्गत एक पैराग्राफ में आप उनकी महत्व को, प्रत्येक विचार के महत्व को आप बताते चलें और अंत में एक संक्षिप्त कंक्लूजन के आधार पर आप इसका आंसर लिखें। इस प्रश्न में इनकी एवरेज मार्किंग 21 प्राप्त हुई है, लेकिन मेरा इस डिस्कशन का प्रमुख उद्देश्य आपकी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना और किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग को अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, किस प्रकार से एक आंसर को फ्रेम किया जाता है, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि आप तक इस बात को मैं पहुंचा सकूं कि किस प्रकार से आंसर फॉर्मेटिंग की जाती है और अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपको किस प्रकार से आंसर लिखने हैं। तो यह था 63rd बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थी के आरटीआई कॉपी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर डिस्कशन। इसकी कॉपी हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको भेज दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एकेडमिक्स फॉर सीएसई ऑफिशियल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।